दोस्तों हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज की वीडियो की सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं। वीडियो का लेक्चर नंबर है 22। जी हाँ 22 है। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है ना वो है प्रेरक कुंडली में धारा में वृद्धि तथा ह्रास। ह्रास मतलब कमी, कहने का मतलब करंट राइज एंड डीके इन इंडक्टिव कॉइल। दोस्तों जितना आपको यह देखने में टॉपिक छोटा दिख रहा है उतना ही कठिन है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 नंबर नहीं दोस्तों, पूरा 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। जी हाँ 5 नंबर का। और इसे समझ लिया, ध्यान देना, इसे समझ लियो तो समझो पूरा समझ लिया इसका टॉपिक। ध्यान देना, जिस तरीके से इसमें वृद्धि वाला टॉपिक पढ़ोगे उसी तरीके से ह्रास पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर में रहेगा, बस इतना। लेकिन ध्यान देना ये न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा, इसलिए जो न्यूमेरिकल से डरते हैं ना वो मेरे साथ साथ जब मैं बताऊंगा समझाऊंगा तो मेरे साथ साथ लिखते हुए भी चलेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। 2 बार प्रैक्टिस करना इसके लिए, ठीक है? कितनी बार? 2 बार पूरी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए गाइस, तभी आपको ये आ पाएगा और 5 नंबर आपको मिलेगा। अब भाई गारंटी आपकी, जिम्मेदारी आपकी, आप पूरा अंत तक देखते हैं कि कैसे वीडियो देखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से जानते हैं कि प्रेरक कुंडली में धारा में वृद्धि ह्रास, या इसको कमी बोलते हैं या क्षय भी बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए गाइस, पहले तो कुछ बेसिक टर्म है जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, वो चीज जानने, फिर हम ग्राफ के मदद से समझेंगे, ठीक है? देखिए गाइस, जब किसी प्रेरणिक परिपथ में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रवाहित करते हैं, सप्लाई देते हैं, तब कुंडली में जो प्रेरकत्व होता है यल के कारण धारा जो होती है अपने अस्थाई मान तक तुरंत नहीं पहुंचती। कहने का मतलब सीधा पता चल गया भाई, कोई इंडक्टिव मतलब वही क्वाइल, ठीक है ना? क्वाइल है मतलब प्रेरक परिपथ उसी को बोलते हैं। और उसमें जब हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसमें प्रेरकत्व के कारण जो उसमें धारा होगी अपने अस्थाई मान तक तुरंत नहीं पहुंचेगी, तथा धारा को पहुंचने में, ठीक है, तथा धारा को अपने अस्थाई मान तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। अर्थात प्रेरणिक कुंडली में धारा का जो मान होता है 0 से अधिकतम तक पहुंचने में धारा को वृद्धि कहते हैं, धारा में वृद्धि कहते हैं, ठीक है? तो कितना इजी था यार कि प्रेरणिक एक ठो परिपथ है, ठीक है? उसमें क्या होगा कि जब हम करंट को लगाएंगे, सप्लाई देंगे, तो धारा जो होगी उसमें करंट जो होगी वो अपने अस्थाई मान तक तुरंत नहीं पहुंचती, उसको पहुंचने में कुछ समय लगता है। कहने का मतलब प्रेरणिक जो कुंडली है गाइस, प्रेरणिक कुंडली में जो धारा का मान है 0 से अधिकतम तक पहुंचने में, मतलब पहुंचने को धारा में वृद्धि के नाम से जानते हैं। तथा अब मतलब इसमें कमी वाले, ह्रास वाले को भी जान लो। तथा परिपथ में धारा का मान कम करने पर 0 या कम कर दें, या तो गाइस हम उसको पूरा क्या करें, 0 कर दें। अगर हम पूरा 0 कर दें, करने पर धारा अपने 0 मान पर तुरंत नहीं पहुंच पाएगी। अगर हम करंट भी 0 कर दें तो भी अपने 0 मान पर नहीं पहुंच पा रही है गाइस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, नहीं पहुंचती है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है ना, ठीक है, इंडक्टेंस होता है ना, उसके कारण से धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अतः प्रेरणिक परिपथ में धारा के अधिकतम मान से 0 मान तक पहुंचने को धारा में कमी या ह्रास के नाम से जानते हैं। तो आपने समझ गया कि भैया जो अगर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, इंडक्टिव कॉइल है, उसमें अगर हम धारा जब लगाएंगे तो प्रेरकत्व के कारण गाइस क्या होता है, अपने अस्थाई मान तक नहीं पहुंचेगी। कहने का मतलब कि वहां पे जब मतलब 0 से 0 तक जाने को भैया अधिकतम धारा, मतलब उसमें धारा में वृद्धि बोलते हैं। और जब सप्लाई को हटा लें या धारा के मान को 0 कर दें तो अपने 0 के मान पे तुरंत नहीं आती, ठीक है, तुरंत नहीं आ पाती है, क्योंकि वहां पे जो प्रेरकत्व धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही सीधे सीधे बात की, अधिकतम से 0 तक पहुंचने में कोई, इसी को धारा की कमी ह्रास बोलते हैं। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ग्राफ भी देख लो, एक इस तरीके से बनाना, इधर समय दिखाना है, ऊपर करंट को दिखानी है। जब हम यहाँ से 0 से सप्लाई देंगे इस तरीके से ऐसे बढ़ गया, अधिकतम मान तक तो पहुंचेगा नहीं, इसी को धारा में वृद्धि बोलते हैं। जब यहाँ मान लो गाइस यहाँ तक पहुंच गया अगर धारा, और यहाँ सप्लाई हटा लिए तो ये पूरा अपने यहाँ तक नहीं आए, आने में थोड़ा ऊपर ही रहा, इसी को गाइस कुछ समय लगा, इसी को हम बोलते हैं कमी, धारा में कमी, यही फिगर है। अब गाइस हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से समझेंगे। ध्यान देना, वीडियो लंबी होगी क्योंकि गाइस यहाँ काफी बड़ी टॉपिक को मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम लोग, धारा में जो वृद्धि है गाइस उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करने वाले हैं। इस सर्किट को आप 2 बार 3 बार बनाएंगे, कम से कम कहेंगे 3 बार बनाओ, 1 बार देखकर 2 बार बिना देखे, तभी ये समझ में आएगा। कुछ नहीं किया गया है दोस्त,
एक आर लगाया गया, एक आर मतलब एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, और ये लगी है बैटरी। ठीक है, ए से देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट, एस पॉइंट। गाइस ये जो आपका दिख रहा है ये टू वे स्विच है। अभी आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे EDD फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको टू वे स्विच के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, एक प्रकार की टू वे स्विच है। तो यहाँ पे देखो इस समय जो कनेक्टेड है वो ए से यस की तरफ कनेक्टेड है, बी की तरफ डॉट दिखाएगा, इसका मतलब इससे कनेक्टेड नहीं है। इससे जो बैटरी से निकलने वाली धारा आई है, यहाँ से होते हुए इसमें जो ड्रॉप होगा VR ड्रॉप, इसमें VL ड्रॉप होगा। यहाँ देखो प्लस माइनस तो होगा, इस तरह से करंट आएगी, यहाँ तक चली जाएगी, इसी को बोलते हैं करंट राइज। ठीक है, फिगर समझ लिए, सब कुछ समझ लिए, करंट इधर ही से आपकी जा रही है और यहाँ तक आ रही है, बस इतना करना है। और इसके बारे में डिटेल से समझना है। अब जो फिगर समझ लिया वो पूरा लिख लिया, गारंटी हमारी है। ठीक है, देखो गाइस कहा जा रहा है कि उपरोक्त चित्र में, यानी ऊपर जो दिखाया गया चित्र में, एक प्रेरक कुंडली, ठीक है, एक प्रेरक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व, ठीक है, स्वप्रेरकत्व यल है, एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये देखो आपका प्रेरक क्या कुंडली है भाई, तो आपकी कॉइल है, ये क्या किया गया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया है, तथा परिपथ में एक क्या लगाया गया है। अब आगे देखिए, परिपथ में गाइस एक क्या किया गया है, ई वोल्ट की बैटरी आपको दिखी थी वो लगाई गई है। जब स्विच यस को, यहाँ पे एक स्विच लगा था ना जो आपका टू वे स्विच था, मतलब उसी को बात की जा रही है, उसको यस को बिंदु ए से जोड़ेंगे, तब प्रेरक में स्वप्रेरकत्व के कारण धारा का मान तुरंत अस्थायी नहीं होता है, तथा धारा के इसी शून्य मान से अधिकतम मान तक जाने की क्रिया को प्रेरक कुंडली में धारा की वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तथा क्या किया जा रहा है, तथा मतलब माना, ठीक है, तथा मतलब कह सकते हैं माना। अब हम मानेंगे क्योंकि मान के ही सब काम करेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि किसी समय परिपथ में जो धारा है गाइस वो क्या आई फ्लो होती है, प्रवाहित होती है। तब परिपथ में गाइस जब इतनी धारा प्रवाहित हो रही है तो जो हमारी सर्किट है उसमें हम KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगा देंगे। तो आपको पता है KVL भाई की जो विद्युत सोर्स वोल्टेज है सब में ड्रॉप का योग होता है। ठीक है, तो देखो E निकल रही है बैटरी से, जो आपका यहाँ पे E है EMF, ये VR ड्रॉप VL के बराबर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि E इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है तो उसमें IR ड्रॉप होगा। अगर आपकी कॉइल है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, यहाँ इंडक्टेंस है आपका जब क्या बोलते हैं कि कॉइल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे L di/dt हो जाएगा। इक्वेशन 1 बना लो गाइस। जब इतना आपको आ गया तो आपको एक चीज यहाँ पे कर लेनी है कि जो इक्वेशन 1 आपने बनाया इसमें IDT से गुणा कर दो। ठीक है, क्या करना है, IDT से सभी तरफ गुणा कर। देखो IDT इसके पास भी आ गया, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि आई यहाँ पे आएगा IDT, लेकिन एक आई पहले से है तो 2i हो जाएगा, तो I² RDT हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों DT देखो ऊपर से आएगा, लेकिन DT इस DT वाले को खत्म कर देगा, तो L तो ऐसे रहेगा, I जो आया इसके साथ वो रहेगा, और DI तो ऐसे रहेगा। अब यहीं से सब काम समझ में आ जाएगा। इसी चीज को आपको बता देना है कि भाई ये देखो आपकी ये टोटल एनर्जी है। I² लॉसेस होता है, जिसको अब R है मतलब प्रतिरोध की बात की जा रही है, तो रेजिस्टेंस में आपका जो लॉस होगा उसकी बात। और प्रेरक जो इंडक्टर लगा है वो ऊर्जा को, एनर्जी को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में उसको स्टोर कर लेता है, तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी। ठीक है, जो आपके वोल्टेज ड्रॉप में बता रहा था वही चीज, इतना एनर्जी ये स्टोर कर लेगा, इतना ये व्यय कर देगा, और टोटल का योग करेंगे तो संपूर्ण ऊर्जा आ जाएगी। समीकरण 1 से गाइस फिर से देखो हम समीकरण 1 के पास चलेंगे। अभी देखो इतनी चीज बता लेनी है क्योंकि अभी इसका काम आएगा। तो समीकरण 1 से गाइस E इज इक्वल टू IR प्लस L di/dt हो जाएगा। E माइनस IR मतलब इसको इधर ले गए, और वो चीज अभी तक वैसे है। किसी को समझना है तो कमेंट करके बता सकते हो, फिर से मैं समझा दूंगा, या तो गाइस आप एक बार फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, अब देखो यार इसके आगे का हम लोग समझते हैं। अब गाइस देखो इसको साइड में रखते हैं अभी। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं इस वाले पेज को। तो अब देखो यार समझते हैं गाइस, जैसे इतनी चीज हो जाती है तो क्या आप एक चीज नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो E माइनस IR L di/dt। तो गाइस देखो यही चीज है, इसको क्या किया गया, जो आपकी एक DI है ना, देखो ये जो आपकी DI है ना, इसको उल्टा कर दिया गया। ठीक है, देखो इसको क्या किया गया, उल्टा कर दिया गया, मतलब एक तरह से कह सकते हो पक्षांतर कर दिया गया। गाइस जब अब इतना तो यार आपको ज्ञान होना चाहिए कि पक्षांतर किया गया है। ठीक है,
अब पक्षांतरण गाइस जब कर दिया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आगे इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो गाइस बोथ साइड इंटीग्रेशन मतलब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पे, तो दोस्त मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो इंटीग्रेशन किया जाएगा ये डायरेक्ट किया गया, लेकिन इसके अंदर क्या मटेरियल काम हुआ वो चीज यहां दिखाई गई है। देखो x इज इक्वल टू ई माइनस आई आर था, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यस, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अवकलित कर दिया, तो dx इज इक्वल टू माइनस आर डी आई बाई डी, मतलब आर डी आई हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालूं तो डी आई इक्वल टू माइनस वन बाई आर डी एक्स हो जाएगा। तो उसी चीज को दोस्तों देखते हुए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा एक्स टाइप का बन जाएगा। देखो डायरेक्ट किया गया, इसका थोड़ा सा ध्यान रहे। तो जब इतना कर लोगे तो उसी तरीके से वन बाई एक्स का हमने क्या बताया था, हमने वन बाई एक्स का दोस्तों बताया था लॉग एक्स होता है, ठीक है। तो लॉग एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन दोस्तों इसके अंदर तो ये एक्स है नहीं, तो यहाँ पे इस फॉर्म का वैल्यू लेकर तो आई आर का नीचे अवकलन होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाता है, तो माइनस आर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखिएगा टी बाई एल हो जाएगा, और टी बाई एल हो जाएगा तो यहाँ से देखते तो ये कांस्टेंट था, और डी टी का करते थे तो टी आता था, तो वही टी है, प्लस किया जाएगा कि आपका जो समाकल नियतांक वो चीज़ हो जाएगी। गाइस जैसे ही इतनी चीज़ हो जाती है तो आपको एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ कर लेनी है, वो ये चीज़ है कि लॉग ई माइनस इतना हो जाएगा, और जो ये माइनस आ रहा है इसको इधर भेज दिए, देखो यही चीज़ भेजा गया, कुछ नहीं किया गया, इक्वेशन 2 कर लेना है। मैं एक बात और फिर से कहना चाहूँगा, जिस भाई को समझ में ना आया वो समझे कि यहाँ पे जो चीज़ की थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आता रहेगा तो ये चीज़ कर लेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे कुछ वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे और कुछ वैल्यू को यहाँ पे प्राप्त करेंगे, कुछ मान निकालेंगे। गाइस यहाँ पे इस इक्वेशन को देख करके कहा जा रहा है कि जब हम t को, ये जो t दिया गया है इसको हम जीरो कर दें और i जो है इसको जीरो कर दें, तो गाइस जब इतना जीरो कर देंगे, देखो इसको जब जीरो कर दोगे तो t जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा लेकिन k रहेगा, और यहाँ i जीरो कर दोगे तो r जीरो हो जाएगा, e मतलब log e इज इक्वल टू k बचा रहेगा। इतनी वैल्यू समझ में आई? बिल्कुल समझ में आया। चलो यार अब बताता हूँ। अब जो ये वैल्यू k है, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है इसमें k, इसको ले जाके इसमें रख दिए। तो अब देखो रख दोगे तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू थी यहाँ पे बस ये इधर आएगा, तो भाई देखो इस तरह हो गया। तो ये वाली जो वैल्यू रखे तो हमने k की वैल्यू ये इधर आ गई, ठीक है। अब देखो गाइस आपने एक फार्मूला पढ़ा है लॉग यम माइनस लॉग एन, तो जिसको आप कहते हैं लॉग यम बाई एन, वो चीज़ कर दिया गया। जो चीज़ यहाँ पे थी गाइस वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। और हाँ एक चीज़ आपको और नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ तो दोस्त आपने क्या टी आर बाई एल होगा, तो दोस्तों देखो ये बटे है, इसके यल के भी बटे आ गया है, तो यल बाई आर बना है। अगर इसको सॉल्व करोगे अभी तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए ऐसा लिया गया है। तो गाइस इतनी चीज़ हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? जरूर समझ में आया। अब देखो इतना चीज समझ में आने के बाद गाइस एंटी लॉग लोगे। एंटी लॉग दोस्तों थोड़ा सा एक दूसरे टाइप का, मतलब लॉग से यहाँ पे ले रहे हैं जो एक दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी समझ लो चालू होती है। तो लॉग जब लोगे एंटी लॉग गाइस, तो आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे इंटीग्रेशन में बता रहे थे, जैसे एक्स इज इक्वल टू कभी लॉग एक्स मानते तो उसको ई पावर एक्स में कर लेते थे, वो एंटी लॉग फॉर्म होता है। तो वही एंटी लॉग को यहाँ किया गया। इस लॉग को जब इधर कर दो, मतलब लॉग को हटा दोगे तो ई के पावर में चला जाएगा, और ये जो वैल्यू है यहीं पे रहेगी, लेकिन log e बन जाएगा और इसके पावर में ये चीज हो जाएगी। तो एंटी लॉग में गाइस ये चेंज हो जाएगा, आपको समझना होगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या होगा, एंटी लॉग में चला गया गाइस। जैसे देखो यार एंटी लॉग में चला गया तो अब कुछ नहीं करना है, बस उसी को सॉल्व करना है। तो ई माइनस, देखो ई माइनस आई आर ई पावर माइनस टी बाई टी हो जाएगा। कुछ नहीं किया जा रहा है दोस्त, बस उसी जो चीज आई थी आपको उसको सरल किया जा रहा है। अब देखो ये कैपिटल टी कहाँ से आ गया, और यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे तो एल बाई आर, ये देखो टाइम कांस्टेंट होते हैं, अभी इसको माना गया है, अभी इसको हटाया गया, रिप्लेस किया गया, अभी बताऊंगा कैसे किया गया, देख लो, ठीक है। तो इतनी चीज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के बाद गाइस क्या होगा, देखो दोनों में ई था तो इस तरफ हम लोगों ने कर लिया, और इसमें देखो ई कॉमन होगा तो कॉमन कर लिया, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा यहाँ से भाई, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, वन माइनस ई पर माइनस टी अपॉन टी हो जाएगा। अब जो समय नियतांक जो कांस्टेंट वगैरह माने वो देख लो, तो टी इज इक्वल टू एल बाई आर माना है, जो कि टी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट है। और दोस्तों ई बाई आर, जो ई बाई आर है, आई इज इक्वल टू आई एम, देखो आई एम वन माइनस ई पर माइनस टी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आ जाएगी। जो आई एम है उसको हम मैक्सिमम करंट बोलते हैं। आई एम को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैक्सिमम करंट होते हैं। तो गाइज अभी तक जो आपने देखा सिर्फ आपने क्या बोलते हैं करंट राइज कैसे करता है उसके बारे में जाना। आप देखो और समझो इसको, अभी इसमें यही खत्म नहीं हो गया, अभी इसकी कुछ वैल्यू भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है। वो देखो
अब गाइस यहाँ जब इतनी आ जाएगी तो अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ बना बिल्कुल एक्यूरेट अब बना है। तो ये जो अभी फार्मूला आगे अभी नहीं पढ़े होंगे शायद, तो अभी आगे वाले 3-4 वीडियोस लेक्चर में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा कैसे मतलब इसको क्या कहते हैं डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है, इतना वैल्यू कैसे आती है। तो IM इधर रहेगा, T इधर रहेगा, वही चीज रहेगी, लेकिन इसका जो ये जो लाइन जा रही है इसकी जो समीकरण है वो ये आ जाएगा कितना करंट में वृद्धि हो रही है, और ये कितना 0.632 IM इतनी वृद्धि होती है। अब गाइस हम कुछ अपने से कंडीशन रखते हैं, जब जो कैपिटल टी हो स्मॉल टी के बराबर हो जाए तो गाइस क्या होगा, I इज इक्वल टू IM 1, ठीक है, 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपान टी, ये दोनों कट जाएंगे तो ई के पावर -1 बचेगा, जिसको हम 1 अपान ई लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखो 1 अपान ई जो है इस ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 2.714 मतलब 2.718 होती है। तो I इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व कर दोगे IM इज इक्वल टू 1 माइनस इसको जब सॉल्व कर दोगे तो 0.378 मतलब 378 आ जाएगा। अब गाइस जब इतना आ जाएगा तो एक में से घटाओगे दोस्त तो यही चीज मिलेगी, मतलब I इज इक्वल टू आया 0.632 IM, आपका यही चीज आ जाएगी। अब देखो यार इसका काम खत्म हो गया तो इसको साइड में रख लेते हैं और कुछ विशेष बातें बता लेते हैं। अगर इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, और ये वाला लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन नहीं लिखे मान लो बाय द वे भूल गया नहीं याद आया तो भी चल सकता है, लेकिन मैं तो कहूंगा याद कर लो तो अच्छा रहेगा। अतः गाइस हम बोल सकते हैं कि RL सर्किट का एक समय नियतांक, RL सर्किट का समय नियतांक टाइम कांस्टेंट वह समय होता है जिसमें प्रेरक कुंडली में धारा अपने अधिकतम मान का 0.632 गुना या 63.2% मान प्राप्त कर लेता है। जी हाँ, इतनी चीज गाइस हो जाती है कि 63, देखो इसको जब परसेंटेज में कर लोगे तो 100 से गुणा कर लोगे तो परसेंटेज बन जाएगा। तो गाइस कितना 63%, ठीक है, प्रत्येक प्रेरक कुंडली में अपने धारा, ठीक है, कुंडली धारा अपने अधिकतम मान का जितना अधिकतम होगा उसका क्या करेगा 63.2% ही मान प्राप्त कर लेता है। तो अभी तक दोस्त आपने सिर्फ जाना कि धारा में वृद्धि कैसे हुई दोस्त, जैसे आपने धारा में वृद्धि किया उसी तरीके से धारा में कमी भी देख लो, और बहुत जल्दी जल्दी इसको बताऊंगा क्योंकि वही चीज इसमें की जा रही है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, कितना थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि देखो फिगर भी वही रहेगा, खाली अंतर ये है कि जो यस कुंजी थी इसको हमने ए से ना कनेक्ट करके बी से कनेक्ट कर दिया, जो कि अब ये क्या करेगा कि धारा को खत्म करेगा। यहाँ पे इंडक्टर हमारा एनर्जी स्टोर किया है जो कि इसके द्वारा एनर्जी रेजिस्टेंस के द्वारा खपत की जाएगी, यही बात बताया जा रहा है। फिगर वही है, ध्यान से देख लो, बना लो 2-3 बार, ठीक है। अब सिर्फ समझना है लिखना कैसे है, और कैलकुलेशन भी वही सा है, ठीक है। जब दोस्तों हम स्विच यस को बिंदु बी से, इस यस को बिंदु बी से कनेक्ट किया जाता है, तब प्रेरक में संचित ऊर्जा जो स्टोर एनर्जी का प्रतिरोध आर के द्वारा व्यय, मतलब इंडक्टर आपका एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, तो आर के द्वारा क्या किया जाएगा, वो खत्म किया जाएगा, ठीक है, मतलब लॉस किया जाएगा, तथा प्रेरक कॉइल में धारा अपने अधिकतम मान से, ठीक है, शून्य मान की ओर, अपने अधिकतम मान से शून्य मान की ओर प्रवाहित होती है। अतः धारा के बोल सकते हैं इस घटने को, ठीक है, इस घटने को प्रेरण में धारा की कमी या क्षय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी तो बेसिक बातें हो गई। अब कुछ चीजें और समझ लो गाइस, जैसे कि देख लीजिए कि दिए गए परिपथ में जब स्विच बिंदु यस को बी से संयोजित करते हैं तो उस समय परिपथ में केवीएल लगाने पे तो 0 इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, यानी 0 इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, वही चीज है। आप कहेंगे कि यहाँ पे जो दोस्तों हम वहां पे ई करके लिख रहे थे, वहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे, हाँ वहां पे हम लोग ई लिख रहे थे। ई दोस्तों इसलिए लिख रहे थे क्योंकि हमारा वहां पे क्या लगी थी, वहां पे हमारी ये बैटरी से कनेक्टेड था पॉइंट ए से, तब हमने लिखा था। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि अब यहाँ पे बैटरी तो हट गई, हमारी जो करंट है वो इस तरीके से सिर्फ फ्लो हो रही है, तो बैटरी तो है नहीं, तो इसीलिए हम कोई सोर्स नहीं तो नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम उसका वैल्यू 0 कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको पक्षांतर कर दिए तो ये आ जाएगा, आपको पता है। उसी तरीके से दोस्तों डी आई, देखो आपको पता है समाकलन करने के लिए सभी चीज को एक तरफ करते हैं, ठीक है, जैसे आई है तो आई को एक तरफ और टी वाला तो एक तरफ, तो डी आई बाई आई हो जाएगा, तो एक तरफ हो जाएगा, माइनस आर बाई एल एक कॉन्स्टेंट तरीके से है, लेकिन अभी समझो खाली इस तरीके से डी टी एक तरफ हो जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों पक्षों का क्या कर लिया हमने, समाकलन कर लिया। तो जब गाइस समाकलन आप कर लेंगे तो आपको पता है यहाँ पे लॉग आई हो जाएगा, क्योंकि 1/x रूप का है तो लॉग x हो जाता है, लेकिन आई में है तो आई हो जाएगा। अब यहाँ पे r माइनस आर बाई एल हो जाएगा, dt का t होता है k समाकल नियतांक
इक्वेशन 1। गाइस एक कंडीशन बनती है, अगर हम t को 0 कर दें, इस t को 0 कर दें और i इज इक्वल टू उसको im कर दें, तो k इज इक्वल टू लॉग im लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, मतलब जो समीकरण 1 है इसमें k की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, तो देख सकते हो दोनों तरफ log आ जाएगा। जब दोस्तों दोनों तरफ log आएगा तो log को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। यहाँ ध्यान देना, जहां t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट L/R, क्योंकि यहाँ पे जो चीज की गई है यहाँ पे डायरेक्ट कर दी गई है, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है भाई देखो डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो इतनी चीज हो जाती है। अब गाइस देखो इतनी जब चीज यहाँ पे आ गई तो हमने क्या किया, log माइनस मतलब देखो log x माइनस log y, तो जिसका होता है log x अपन y, तो इतनी चीज हो गई और ये वैल्यू इधर पड़ी हुई है। अब एंटी लॉग लेंगे दोस्तों, आपको पता है एंटी लॉग लेने पे e के पावर ऊपर चला जाता है, इतनी आ जाएगा, तो i इक्वल टू im हो जाएगा, e पावर इतना हो जाएगा। अब टाइम कांस्टेंट यहाँ आपने माना ही है। अब इसके बाद देखो i इज इक्वल टू इस im को इधर पे देंगे, तो गाइस आपका फार्मूला आ जाएगा, im इज इक्वल टू e, देखिएगा im इज इक्वल टू e के पावर माइनस टी अपन टी, ये आपका मेन फार्मूला आ जाता है। गाइस इतनी जो ये आपका जो फार्मूला आ गया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो आपका ये वृद्धि, ये आपकी कमी वाला फार्मूला है, और गाइस ये आपका वृद्धि वाला फार्मूला है। दोनों में अंतर कितना है, im इसमें भी im इसमें भी i है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 1 में से घट के हो रहा है वृद्धि, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट हो जा रहा है। बस यही तरीका है याद करने का, एकदम अच्छा सा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। ग्राफ बना लो यार, ग्राफ अधिकतम पॉइंट से लो पर आया है, धारा में कमी हो रही है। 0.638 जो आपका था ना, वही मतलब नहीं पहुंच पाता है। स्मॉल टी कैपिटल टी, im यहाँ पे है, i यहाँ पे हो जाएगा, t यहाँ पे, डी के इन करंट का ग्राफ दिखाया गया है। गाइस कंडीशन अपने से बना रहे हैं कि जब t मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर हो, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखेंगे तो इतना आएगा। तो e की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है, तो 1/e हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू im 2.7, ठीक है, 2.718 मतलब 2.718 हो जाएगा। इसको गाइस आपको सॉल्व करना है, और जब सॉल्व कर दोगे दोस्त तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, i इक्वल टू 0.6368 im हो जाएगा, मतलब 0.0368 im, या तो इसमें 100 से गुणा कर दे तो परसेंटेज में हो जाएगा, तो i इक्वल टू 36.8%। तो इसमें थोड़ा सा लिख सकते हो जो हमने बताया था अभी टाइम, वही चीज की भाई, अतः आर्यल परिपथ में, अतः आर्यल परिपथ, आर्यल जो आपका परिपथ है उसमें समय नियतांक वह समय होता है जिसमें वैद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, अपने मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मान का 36.8% ही शेष रह जाती है। इस तरीके से एक लाइन लिख सकते हो। जो ये चीज जो लिखा गया इस जो फार्मूला आया इसी के आधार पे लिखा गया है। सो गाइस यह बहुत लंबी टॉपिक थी, 5 नंबर इतने आसानी से नहीं मिल जाएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन तरीका यही है कि दोस्त यहाँ पे देखो ये फार्मूला आता है और यहाँ पे ये आता है, सर्किट भी उसी तरीके से, सिर्फ थोड़ा सा बता करके और ये सब कर लेना है। मान लो बीच का जो ये सब लिखने वाला सिस्टम था वो चीज़ नहीं आया, सिर्फ थोड़ा सा बता देना धारा कमी और वृद्धि क्या होती है, उसके बाद डायरेक्ट शुरू हो जाओगे सिर्फ वैसे देखते ताकते, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।